एपिसोड 4 एक झलक। लाली की एक नजर उस रास्ते पर थी जहां से वो भागकर आई थी और दूसरी उस आदमी पर जो अब भी सीने पर हाथ रखे दर्द से तड़प रहा था। उस आदमी की तड़प बढ़ती जा रही थी और वही एक पल था जब लाली ये फैसला लेने पर मजबूर हो गई कि उसे पहले उस आदमी को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। उसने उस आदमी को संभालते हुए कहा, आप घबराइए मत, मैं अभी आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ, बस थोड़ी हिम्मत बनाए रखिए। कहकर उसने वापस किसी ऑटो के लिए नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। पर अब भी उसे ये डर भी लगा हुआ था कि कहीं उस चंदाबाई के कोठे वाले गुंडे उसे ढूंढते हुए आ न जाएं। लेकिन लाली का डर हकीकत में बदलता उससे पहले ही सामने एक ऑटो वाला आता हुआ दिखा। उसने दूर से ही ऑटो वाले को हाथ देकर रुकने का इशारा किया और फिर ऑटो वाले की मदद से उस आदमी को अंदर बिठाते हुए ऑटो वाले से बोली, भैया जल्दी से किसी पास के अस्पताल में चलो, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ऑटो वाले ने तेजी से ऑटो बढ़ा दिया। लाली ने एक नजर उस आदमी पर डाली तो देखा वो आदमी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। कुछ देर फिर उसने अपने जेब से एक कार्ड निकालकर लाली की तरफ बढ़ते हुए कहा, इसमें मेरे घर का टेलीफोन नंबर लिखा है, हॉस्पिटल पहुंचते ही मेरे घर पर फोन कर देना। जी ठीक है, लाली ने धीमे से कहकर वो कार्ड ले लिया। अच्छा हुआ जो बापू ने मुझे 8 तक ही सही पढ़ाई तो करने दी, वरना आज मैं इनके घर पर फोन कैसे करती। लाली यही सब सोच रही थी। इतने में वो लोग अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर उन्हें आईसीयू में ले जा ही रही थी, तभी उस आदमी ने लाली को आवाज देकर कहा, तुमसे एक विनती थी। उनके कहते ही लाली ने हाँ में सिर हिला दिया। मैं तुम्हें बेहोश पड़ा हुआ किस इलाके में मिला, तुम ये किसी को मत बताना। लाली ने ये सुनकर उन्हें एक नजर देखा तो उसे याद आया, ये तो मुझे उन्हीं बदनाम गलियों में मिले जहां वो आदमी मुझे बेचना चाहता था। ये ख्याल आते ही उसने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। डॉक्टर्स उन्हें लेकर आईसीयू में चले गए थे। लाली ने हाथ में पकड़े उस कार्ड को देखा। वहां टेलीफोन नंबर के नीचे एक नाम लिखा था, ए पाहुजा। वो नाम पढ़ते हुए उसने मन ही मन सोचा, नसीब भी क्या चीज है, गांव से इतनी दूर मैं यहां नरेन को ढूंढने आई थी, फिर जाने कहां से मुझे वो बदमाश मिल गया जो मुझे किसी कोठे वाली के यहां बेचना चाहता था। उसके गुंडों से बचते बचते अब मैं यहां किसी और की जान बचा रही हूं। हॉस्पिटल के रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हुए वो सोचे जा रही थी, मुझे ये काम पूरा करके जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। जैसे ही उस आदमी के घर वाले यहां पहुंचेंगे मैं यहां से निकल जाऊंगी। किसी नई मुसीबत में पड़ने से अच्छा है अब मुझे एक एक कदम सोच समझकर उठाना होगा। लाली ने उस नंबर पर कॉल करके पाहुजा साहब के अस्पताल में होने की खबर दे दी। फिर वापस आकर आईसीयू के बाहर ही बैठकर इंतजार करने लगी। इधर गांव में नंदराय एक बार फिर से भोला ठाकुर के घर आया हुआ था। भोला ठाकुर उसे आते देखकर बोला, अरे नंदराय, मैं भी तुम्हें ही याद कर रहा था। ये सुनकर नंदराय ने कुछ हड़बड़ाते हुए पूछा, क्यों, कोई खबर मिली क्या चोरी की? तब भोला ने उसे बताया, यहां स्टेशन से पता चला कि उसने बंबई जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। फिर क्या था, मैंने अपने आदमियों को तुरंत अगली ट्रेन से बंबई रवाना कर दिया। फिर उन लोगों ने वहां स्टेशन पर दुकानदारों से पूछताछ की तो एक ने बताया कि वो 2 दिन पहले ही वहां आई थी और किसी लड़कों के हॉस्टल का पता पूछ रही थी। मैना कहता था कि छोरी जरूर किसी के साथ भागी है। बंबई का नाम सुनते ही नंदराय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नजरें चुराते हुए पूछा, फिर?
भोला उसकी हालत के मजे लेते हुए बोला, फिर तो कुछ नहीं नंदराय, उसके बाद की कोई खबर ना है छोरी की। लेकिन मेरे आदमी वहीं पड़े हैं, जाएगी कहाँ? अरे गिद्धों जैसी आंखें हैं मेरे आदमियों की, आज नहीं तो कल दबोच ही लेंगे साली को। कहते हुए उसने अपने पंजों से दबोचने का इशारा किया, लेकिन नंदराय तो किसी और ही सोच में खोया हुआ था। भोला ने कुछ देर ठहर कर फिर पूछा, वैसे नरेन भी तो बंबई में ही पड़ता है ना? नंदराय ने नरेन का जिक्र सुनकर चौंकते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसका इन सब से क्या मतलब? भोला ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस पूछ रहा था, और तो कुछ ना कहा मैंने। नंदराय को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अभी बहस करना सही नहीं समझा और वहां से उठकर वापस घर चला आया। घर लौटते ही अम्मा ने उसे द्वार पर ही आड़े हाथों ले लिया। क्या हुआ? उस करमजली की कोई खबर मिली कि नहीं? हालांकि अम्मा तो नंदराय का मुंह देखकर ही समझ गई थी कि लाली का कुछ भी पता नहीं चला है। नंदराय ने वहीं द्वार पर लगे नलके से मुंह धोते हुए कहा, भोला के आदमियों ने उसे बंबई में देखा है। ये सुनते ही अम्मा को जैसे कोई तीर सा चुभ गया। हे भगवान, अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन ये मुई तो अपने ही घर खानदान की इज्जत के पीछे पड़ी है। मुझे तो पहले से अंदेशा था, ये कम उम्र की छोरी जरूर कोई गुल खिलाएगी, मगर नहीं, तुझ पर तो उसके रूप का जादू टोना जो चल गया था। ये भी ना सोचा कि घर में जवान लड़का भी है, भला आग और घी भी मिलकर कहीं शांत रहे हैं। अम्मा नंदराय को खूब बातें सुनाने लगी थी। अब तो नंदराय को भी गुस्सा आने लगा। वो पहले से ही जला भुना बैठा था, सो अम्मा की बातें सुन उसने भी गुस्साते हुए जवाब दिया, अब बस भी करो अम्मा, और कितना जलील करोगी मुझे? और रहा सवाल नरेन का, तो उसकी तो मैं खुद जाकर खबर लूंगा। बाप की नाक के नीचे उसी की बीवी से चिट्ठी पत्री करता रहा और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। अगर वो छोरी नरेन के लिए ही गांव से भागी है तो उसी के पास मिलेगी। मैं वहां जाकर उसकी बोटी बोटी काट दूंगा। ये कहते हुए नंदराय की आंखें जैसे अंगारे का गोला बनी हुई थीं। उधर अस्पताल में थोड़ी देर बाद उस आदमी की तबीयत कुछ संभल सी गई। इलाज कर रहे डॉक्टर ने बाहर बैठी लाली से आकर कहा, पेशेंट को माइनर सा हार्ट अटैक था, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से उनकी सेहत का खास ध्यान रखिएगा। हम उन्हें कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। हालांकि लाली को उसकी बात आधी अधूरी ही समझ आई थी, लेकिन उसने फिर भी हाँ हूं में जवाब दे दिया था। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद लाली हाथ में थामे हुए उस प्लास्टिक बैग को उलट पलट कर देखने लगी जिसमें उस आदमी का सामान था। एडमिट करने के बाद एक नर्स ने उसे ये लाकर दिया था। उस प्लास्टिक में एक महंगा चमड़े का जेंट्स पर्स था और एक रुमाल भी। लाली ने उस पर्स को देखते हुए सोचा, ये तो काफी महंगा लगता है ये कोई बहुत रईस आदमी है। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी एक नर्स ने उससे आकर कहा, पेशेंट के साथ आप ही हैं, वो आपको बुला रहे हैं। लाली ने हां में सिर हिलाते हुए अंदर कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उस आदमी के बेड के पास पहुंचते ही लाली ने धीरे से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है साहब? मैं अब ठीक हूं। मुझे यहाँ अस्पताल लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, आपको उस हाल में कोई भी देखता तो आपकी मदद जरूर करता। मेरा नाम अजीत पाहूजा है, तुम मुझे पाहूजा सर कह सकती हो। अजीत पाहूजा नाम के उस आदमी ने जब उसे यूं साहब कहते सुना तो फौरन ही समझ गए कि ये लड़की मुंबई की नहीं बल्कि जरूर किसी गांव की है। जबकि इधर लाली को भी फौरन समझ आ गया था कि यहाँ गांव की बोली तुरंत पहचान ली जाती है, इसलिए उसने नजर झुकाए हुए कहा,
जी सर। गुड। वैसे तुम्हें बता दूं कि यहाँ बम्बई में हर कोई हर किसी की मदद नहीं करता, खासकर अनजान लोगों की, और बिना मतलब के तो बिल्कुल नहीं। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? लाली ने गहरी सांस ली और बताया, जी मेरा नाम लाली है। बम्बई की तो नहीं लगती तुम, फिर यहाँ कैसे? ये सवाल सुनते ही लाली चौंक सी गई। इतनी देर से इस आदमी के चक्कर में वो तो जैसे अपनी परेशानी फिर से भूल बैठी थी। लाली को इस तरह खामोश देखकर पाहूजा साहब ने कहा, नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। तुमने हाथ में जो ये बैग पकड़ रखा है, देना जरा। लाली ने जल्दी से वो प्लास्टिक बैग पाहूजा साहब की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने उसमें से अपना पर्स निकाला और लाली की तरफ कुछ नोट बढ़ाते हुए बोले, तुम ये रख लो। उतने पैसे देखकर लाली ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, मैंने अस्पताल का खर्च और फोन करने के पैसे इसी से लिए थे। कोई बात नहीं, ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूं। लाली ने एक बार फिर से इनकार करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं बाहर ही हूं जब तक आपके घर से कोई नहीं आ जाता। कहकर वो बाहर निकल गई। कुछ ही देर बीती होगी कि एक लंबी सी गाड़ी अस्पताल के दरवाजे पर आ लगी। वहां से गुजरते किसी डॉक्टर ने वो कार देखते ही कहा, ये किसकी कार है? उतने छोटे से अस्पताल में इतनी बड़ी कार देखते ही वहां मौजूद सारे ही स्टाफ में जैसे हड़बड़ी सी मच गई। ना चाहते हुए भी लाली की नजरें भी मेन गेट की तरफ उठ गई थी। कार से ड्राइवर ने उतरकर पिछला दरवाजा खोला तो लाली की नजर चमचमाते ब्राउन शूज पर पड़ी। पिछली सीट से उतरने वाले शख्स के जूतों से ही उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। फिर उसकी नजरों ने ऊपर उठना शुरू किया तो जैसे छपकना ही भूल गई। कॉफी ब्राउन कलर के सूट पहने, वी शेप्ड बॉडी, चौड़े कंधों वाला वो शख्स बिल्कुल किसी राजकुमार जैसा दिख रहा था। सूट से मैचिंग धूप का चश्मा और माथे पर कुछ घुंघराले बालों की लटें तैरती हुई ऐसी दिख रही थी जैसे सौंदर्य का देवता किसी आदमी का अवतार लेकर धरती पर उतर आया हो। वो नपे तुले कदमों से चलकर अंदर आया ही था कि वहां मौजूद डॉक्टर्स उसके साथ साथ चलते हुए बोले, यस सर, हाउ मे आई असिस्ट यू? मिस्टर पाहूजा यहीं एडमिट है? यस सर, वो यहीं है। कहते हुए वो लोग आईसीयू की तरफ बढ़ने लगे। लाली वहीं बैठे हुए ये सब नजारा देख रही थी। पाहूजा साहब के कमरे में घुसने से पहले उस शख्स ने एक बार पलटकर उचटती सी नजर से लाली को देखा और ठहरते हुए अपने साथ चल रहे डॉक्टर से कहा, एक्सक्यूज मी प्लीज। इतना सुनते ही डॉक्टर्स उसे छोड़कर वापस चले गए। फिर वो लाली की तरफ बिना देखे एकदम रौब से बोला, फोन तुम्ही ने किया था? लाली ने उठकर धीरे से सिर हिलाया, जी। किसी ढंग के हॉस्पिटल में ले जाना था ना, ये कैसी जगह लेकर आ गई तुम उन्हें? इतना सुनते ही लाली को कुछ गुस्सा सा आ गया, लेकिन उसका रुआब देखकर लाली ने उसी लहजे में जवाब दिया, मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैंने सर की बिगड़ती हुई हालत देखी तो ऑटो वाले को किसी पास के अस्पताल ही ले चलने के लिए कहा। एक बार डैड से पूछ लेती। कहकर वो अंदर चला गया, जबकि लाली उसका रवैया देखकर हैरान थी। कितना अजीब है ये। मैंने इसके पापू की जान बचाई, ना कोई धन्यवाद, ना कोई अच्छे बोल, उल्टा मुझे ही 4 बातें सुनाकर चला गया, उसने दिल ही दिल में कहा। इधर अंदर जाते ही उस शख्स का रवैया एकदम से बदल गया। अपने सनग्लास उतारकर वो लगभग भागते हुए उनके बेड तक पहुंचा। डैड, ये सब कैसे हो गया? कितनी बार आपको कहा है कि बगैर ड्राइवर के कहीं मत जाया कीजिए, पर आप हैं कि मानते ही नहीं। पाहूजा साहब ने उसकी बेचैनी देखते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, मैं अब बिल्कुल ठीक हूं सुजॉय। कभी कभी दिल चाहता है
कि अपनी असली पहचान से परे कुछ पल किसी आम इंसान की तरह सुकून की जिंदगी गुजारूं। बस इसीलिए ऐसे ही निकल गया था और तबीयत बिगड़ गई। लेकिन भला हो उस लड़की का जो मुझे यहां लेकर आई। डैड, आप कब अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होंगे? कहकर वो देर तक पाहूजा साहब का हाथ थामे वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने अंदर आते हुए कहा, मिस्टर पाहूजा, आपकी बाकी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, इसलिए हम डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। आप घर जा सकते हैं। ये सुनते ही सुजॉय और पाहूजा साहब दोनों का चेहरा इत्मीनान से भर गया। तभी पाहूजा साहब ने कहा, डॉक्टर, वो लड़की जो मुझे यहां लेकर आई थी, उसे आप जरा अंदर भेजेंगे? डॉक्टर ने उनकी ड्रिप निकालते हुए जवाब दिया, वो लड़की तो कुछ देर पहले ही निकल गई सर। डॉक्टर की बात सुनकर पाहूजा साहब और सुजॉय दोनों ही चौंक से गए। थोड़ी ही देर पहले लाली वहां आईसीयू के बाहर बैठी बैठी बोर होने लगी थी। उसे भूख भी बड़े जोरों की लगी थी। यहां आसपास कुछ खाने का देखती हूं, सोचते हुए वो वहां से उठकर बाहर निकल आई। उसने मन ही मन में अंदाजा लगाया कि अब उसके पास कितने पैसे बचे हुए होंगे और वो उन पैसों से यहां और कितने दिन गुजार सकती है। आसपास खाने की कोई सस्ती जगह ढूंढती हुई लाली की नजर एक ठेले पर पड़ी जहां वड़ा पाव मिल रहा था। इससे सस्ता यहां कुछ नहीं मिलने वाला लाली, उसने खुद को समझाया और ठेले की तरफ बढ़ गई। पत्तल वाली प्लेट में उसने 2 वड़ा पाव लिए और वहीं लगी बेंच पर बैठकर खाने लगी। कल के भूखे पेट में जब अन्न पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो न जाने कब से भूखी है। यहां तक कि उसकी आंखों से आंसू तक बह निकले। नंदराय के घर चाहे उसे जो कुछ भी सहना पड़ा था, लेकिन कम से कम उसे खाने पीने की मार कभी नहीं पड़ी थी। इस वक्त उसे अपने माँ बापू की भी बेहद याद आ रही थी। वो लोग गरीब ही थे, मगर उसके बापू ने कभी ऐसी नौबत नहीं आने दी थी। सूखी रोटी ही सही, मगर हमेशा भर पेट खाना खाया था उसने। अभी वो आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए वड़ा पाव के कौर खा ही रही थी कि धुंधली आंखों को जैसे कोई वहम सा हुआ। उसने जल्दी से अपने पल्लू से अपनी आंखें जोर जोर से रगड़ी और चिल्ला पड़ी, नरेन! वड़ा पाव वाला पत्तल हाथ से छूटकर कब नीचे जा गिरा उसे पता भी नहीं चला और वो दौड़ती हुई उस ओर भागने लगी जिधर उसे नरेन की झलक दिखी थी। वो नरेन नरेन चिल्लाती हुई बस दौड़ी जा रही थी, लेकिन गाड़ियों के शोर में उसकी आवाज तब सी गई थी। लाली के दौड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि अब उसके और नरेन के बीच बस एक सड़क का फासला बचा था। उसने एक बार फिर पूरी ताकत से आवाज लगाई, नरेन! और सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक लंबी सी बस बीच में आ गई। लाली इधर उधर देखती बस के जाने का इंतजार करने लगी थी ताकि उसके हटते ही दौड़कर सड़क पार करे और अपने नरेन से जा मिले। लेकिन जब बस वहां से चली गई तो उसने देखा वहां कोई नहीं था। लाली फिर भी दौड़ती हुई सड़क की दूसरी तरफ पहुंची, मगर उसे नरेन कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक उसकी नजर बस के दरवाजे पर पड़ी तो उसने देखा बस के दरवाजे पर लटका हुआ नरेन तेजी से जाती हुई बस के साथ ओझल हो गया। लाली बेदम सी होकर वहीं सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठ गई। बरबस उसकी आंखों से आंसू की धारा बहे जा रही थी।